अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ा सा हिस्सा इकॉनमी के हवाले से। आज इंटरबैंक में रुपया दोबारा डॉलर के मुकाबले में नीचे गिरा और 206 रुपये 94 पैसे पे इंटरबैंक में क्लोजिंग हुई है। ये स्पेकुलेटिव रन जारी रहेगा। 1 रुपया एक दिन चढ़ता है, अगले दिन 2 रुपये नीचे गिर जाता है, जब तक IMF के ऊपर बेयकीनी की कैफियत ख़त्म ना हो जाए। और वो बेयकीनी ख़त्म करना इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में है। वैसे लॉन्ग टर्म में तो मेरा अपना जो बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम से निकल के अपने पाँव पे खड़ा रहना सीखना चाहिए। उसके बगैर ना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ख़त्म होना है, ना इकनॉमिक रिवाइवल होनी है, ना इस्तेहकाम आना है। हम मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से फंसते ही जाएंगे, क्योंकि डीवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट हाइक ये उनकी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है। टैरिफ बढ़ा दो, बिजली गैस के पॉलिसी रेट बढ़ा दो, रुपया डीवैल्यू कर दो, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दो, वो आप एक साइकिल में फंसे ही रहते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम, अगर मोटी सी प्रॉब्लम समझनी हो तो हमने किया क्या पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ। 30 जून को जो माली साल ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान में जो टोटल इंपोर्ट्स हैं, जो दरामदात हैं पाकिस्तान में, वो है 80 अरब डॉलर, 80.019 80 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स किए हैं, जिसमें ऑयल इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ ऑयल की कीमतों में इजाफे की वजह से। फिर हमें फूड इंपोर्ट्स भी करनी पड़ी, क्योंकि हमारी गंदम चावल बहुत सारा हिस्सा जो था अफ़गानिस्तान स्मगल हो गया। इसके मुकाबले में 31.79 बिलियन डॉलर की हमने बरामदात की हैं, जिसके लिए ढोल पीट रही है PTI कि हमने बड़ी कामयाबी से दुचार कर दिया। 25 से 31.76। और इसमें टेक्सटाइल की अगर वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, वो निकालें तो इम्पैक्ट बहुत थोड़ा पीछे बचता है, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में जैसे तेल की कीमतें 50 से बढ़कर 125-26 पे चली गई थी, वो एक्सपोर्ट्स में भी जो आइटम हम बाहर भेजते हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो हमने क्वान्टिटेटिव इंक्रीज़ हासिल नहीं कर सकी। ये एक अफसोसनाक पहलू है। ये जो फ़र्क बचता है 80 और 31 का, ये 48.259 है। ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में सकत ही नहीं है कि 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा पूरा करे। अब ये जो 48 बिलियन को 31 अरब डॉलर तो हमारी तकरीबन रिमिटेंसेस बन जाती हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, वो भी माइनस कर लें तो पीछे 17 अरब डॉलर बचता है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होना है। अब वो 17 अरब डॉलर कहाँ से है? वो कहीं से नहीं आता। उसके लिए फिर हम हाथ जोड़ते हैं। कभी नाक से लकीरें निकालने का लफ्ज़ यूज़ होता है, कभी वो राना सनाउल्लाह ने सही जुमला बोला, तिगनी का नाच नचा रही है IMF में, वो तिगनी का नाच ही नचा रहे हैं हमें। उन्होंने हर एक कंडीशन बनवा ली है, और अभी वो बिजली और गैस की कीमतों के ऊपर भी पाँव रख के बैठे हुए हैं कि वो भी आप इजाफा करेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। उसके दौरान चाहे पाकिस्तान की इकॉनमी का मज़ीद भट्टा बैठ जाए, हमें कुछ संजीदगी से एफर्ट करनी पड़ेगी कि ये किस्त विस्त आए। कुछ 4-6 महीने हम इनकी जो और शरायतें माननी है वो नाच लें इनके आगे। इसके बाद इनको अल्लाह हाफिज़ करें, इनका शुक्रिया अदा करें और आइंदा के लिए अपने पाँव पर खड़ा रहने का कोई तरीका सीखें। एक दुनिया सारी में एक ट्रेंड चल रहा है, वो अमेरिकन इकॉनमी और यूरोपियन इकॉनमी का जो डाटा आ रहा है, वहाँ पर रिसेशन के आसार नज़र आ रहे हैं कि इकॉनमी उनकी बहुत स्लो हो रही है। उसका कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर एक असर ये आ रहा है कि ऑयल की कीमतें इंटरनेशनली गिरना शुरू हो गई। अभी जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ब्रेंट तकरीबन 106 के करीब आ गया, 6-7 डॉलर आज ही के दिन नीचे गिर गया। हो सकता है कल थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, लेकिन आज सब्सटेंशियल डिक्लाइन आई है अमेरिकन और यूरोपियन इकनॉमिक डाटा को देखते हुए। ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो शायद हमें कुछ सांस लेने का मौका मिल जाए, लेकिन अगर प्राइसेस ऐसे ही रही तो फिर सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। तेज़ी से आगे बढ़ें और बेयकीनी को ख़त्म करें। रुपया जितना नीचे गिरता है उतना हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, महंगाई ऊपर जाती है और पाकिस्तान का नुकसान होता है, कोई भला नहीं होता। पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत गंवाने के बाद मुसलसल एक बयानिए के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अलावा पाकिस्तान में जितने उनके सियासी मुखालफीन हैं सारों को गद्दारी की एक सफ़ के अंदर खड़ा कर दिया। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसके अंदर वो PDM की तमाम जमातें भी शामिल हैं जो इस वक्त हुकूमत बना के बैठी हुई हैं। सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान में सही आदमी है, बाकी सारे गद्दार है। सुन लिए आज क्या कहा उन्होंने, दिखाइएगा। मैं चुप हूँ, ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है, वो किस किस ने की है। गद्दारी जिसने भी की है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इमरान खान का बयानिया है पाकिस्तान में एक फसाद वाली कैफियत को पैदा करने के लिए वो काफ़ी है। क्योंकि इनकी सोशल मीडिया जो सेल्स हैं, टीम्स बनी हुई हैं, वो फ़ौज के चीफ से लेकर जो सरकर्दा लोग हैं उनको अगर यूँ उंगली उठा के साथ मिसालें लिखेंगे कि किसने हुकूमत गिराने में क्या रोल अदा किया और उसके साथ इंतहाई नामनासिब जुमले लिखेंगे
तो वो एक फसाद वाली कैफियत की निशानदेही करते हैं। अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू के अलकाबात से पिछले कई सालों से पुकार रहे हैं, आज से नहीं 10-12 साल से उन अलकाबात से पुकार रहे हैं। अब उन चोर और डाकुओं के साथ उन्होंने उनको गद्दार भी करार दे दिया। तो इलेक्शंस में जो भी 17 जुलाई को अभी बाई इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन में रिज़ल्ट आएगा, वो इमरान खान को काबिल कबूल होगा ही नहीं। इमरान खान को सिर्फ तभी काबिल कबूल होगा कि वो 20 की 20 नशिस्तें अभी और जनरल इलेक्शन में सारी नशिस्तें बताया जाए कि पीटीआई जीत गई है, फिर तो वो सही होगा। नहीं तो सारा इलेक्शन किसी गद्दार ने, किसी साजिश ने इनसे चुरा लेना। ये एक क्राइसिस है जिसके ऊपर अगर अभी से कुछ काम कर लिया जाए और इनको इंगेज किया जाए और इनसे समझाया जाए कि बताओ भाई कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिसको लेकर आगे चलें, जिसको आप मान लेंगे, ताकि इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए कोई आइडियल प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं है। उनके ऊपर चार्जेस हैं और उनकी फैमिली बिजनेसेस में है और उस बिजनेसेस के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। शहबाज शरीफ के बच्चों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान बेचने में मुलव्वस है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना में है। और इमरान खान को अपनी सियासत कुछ इसी तरीके से इस्तवार करनी चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहे, उसके अंदर अपने सियासी बयानी को फ़रोग दें, लेकिन पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर नहीं। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ छुट गए हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहूँगा। जनरल मोइन साहब से अगर प्रोग्राम का आगाज़ कर लें, जनरल साहब ये जो बयानिया है ये हमें कहाँ लेकर जाएगा? अब तो आर्मी चीफ भी महफूज नहीं है, जिसको वो क्या जनरल बाजवा का नाम लेकर तारीफ़ें करते थे कि बड़ी मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ, इन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी खिदमत की है। उनको हमारी एक कमेटी बनाई गई थी नेशनल लेवल पर, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के नाम से। पीटीआई ने खुद उनको जनरल बाजवा को उसका हिस्सा बनाया था। अनप्रेसिडेंटेड है कि आर्मी चीफ को नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा बना दिया। पीटीआई ने बनाया, 3 साल की एक्सटेंशन दी। पीटीआई का बयानिया था कि किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। एक्सटेंशन इसलिए दी कि पीटीआई को तावन बड़ा मिल रहा था। अब जो कुछ कह रहे हैं वो तो बहुत ही शदीद किस्म के अल्फाज में, मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है उसको दोहराना भी। क्या कहेंगे, कहाँ लेकर जाएगी ये सूरत हाल में? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो कल्चर है गद्दार कहने का एक दूसरे को, या अलकाबात से, डाकू चोर के अल्फाज से इनको नवाजना को मुनासिब नहीं है। और फिर दूसरी तरफ से भी इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत तकलीफ देह होते हैं। तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात है, इमरान खान साहब को पता होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अपनी जगह दूसरी, लेकिन अवाम की जो सपोर्ट होती है, अगर ओवरहेलमिंग सपोर्ट हो और अवाम किसी को वोट देना चाहते हो तो उनको तो आपको बताना चाहिए कि 3.5 साल में आपने क्या अचीव किया। और जो आप कहते हैं कि हमने ये एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए से 31 बिलियन की रिमिटेंस आई, जो भी आपके ये चावल की बढ़ा या गन्ने की या चीनी की पैदावार बढ़ी, वो अपने पॉजिटिव पॉइंट बताएं। जो आपने डैम्स शुरू किए हुए हैं, बड़ी बात है, ये लोगों को बताएं। अफॉरेस्टेशन की है उसकी बात बताएं, एक बात। और दूसरी बात, लोगों को बताएं आइंदा किस तरह पाकिस्तान को लेके चलेंगे। जिस तरह आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चर को ठीक करना है, पाकिस्तान ने अपने एनर्जी के, वाटर के और दूसरे फूड रिसोर्सेज और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। उसके लिए एक मजबूत प्लान बनना चाहिए। तो ये प्लान कौम के सामने पेश करें, कौम से बोले अपना हिस्सा इसमें डालो और कौम को पॉजिटिव सोच दें, ताकि फिर लोग इनके साथ जो प्लान से मुत्तफिक है वो इनको वोट दें ओवरवेलमिंग में। और जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अगर लोगों की आएगी, बाहर निकलेगी वोट डालने, तो उसके अंदर फिर कोई छोटी मोटी गड़बड़ तो हो जाएगी, लेकिन कोई बड़ा उसके अंदर रिजल्ट चेंज नहीं कर सकेगा, चाहे कोई भी हो। तो मेरे ख्याल से उनकी जो है इस तरफ उनका जो है सोच होनी चाहिए पॉजिटिव, और गद्दार कहने का सिस्टम सबको छोड़ देना चाहिए और पॉजिटिव बातें अपनी बतानी चाहिए, अपना प्लान बताना चाहिए। क्या है आपके पास पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने का, आपके पास क्या मंसूबा है, वो शेयर करें। जुबैर साहब से पूछते हैं। जुबैर साहब, आज 5 जुलाई भी है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो वज़रा आज़म की हिस्ट्री है वो किसी ना किसी एंड पे जाके किसी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के नतीजे में उनकी हुकूमतें टूट जाती रही हैं। 5 जुलाई को ले लें तो उसके बाद से आगे जितने भी वज़रा आज़म हैं उन सारों की रिसेंट पास, माजी छोड़ रहा हूँ मैं, सिर्फ रिसेंट पास के जितने भी वज़रा आज़म हैं सबके साथ एंड के अंदर अंजाम यही होता है कि उनकी किसी से लड़ाई हो रही होती है। क्यों हम इस लड़ाई से आगे नहीं बढ़ सके? आपने 5 जुलाई का जिक्र किया, मेरा ख्याल है उस पर एक मैं सिर्फ कमेंट दूंगा। मतलब इट इज़ द डार्केस्ट डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मेरा ख्याल है बहुत डार्क डेज आए हैं, लेकिन सब
को पीछे छोड़ दिया था 5 जुलाई सन 77, क्योंकि वो जो उस दिन हुआ और फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए थे कि एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पर टांग दिया, और सिर्फ फांसी नहीं दी गई, मतलब ये दोहराने की ज़रूरत है कि उनकी जो बॉडी थी वो भी उनकी फैमिली को, उनकी बेटी को, उनकी बीवी को नहीं दी गई, और जो भी चीज़ें की गई, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा सोचने की सब जगह ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन को भी ज़रूरत है कि क्या वो मुनासिब तरीका था डील करने का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कभी भी एक बड़ा सवाल, चूँकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, तो लोग ये पूछते हैं कि जी नवाज़ शरीफ का किसी चीज़ के साथ क्यों नहीं हर दफ़ा वो आते हैं तो झगड़ा हो जाता है। ये अच्छा सवाल है, लेकिन उसकी तरफ दूसरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि फिर किस प्राइम मिनिस्टर की बनी है। मतलब मोहम्मद खान जुनेजो के हवाले से जनरली एग्री किया जाता है कि शरीफ तरीन इंसान थे, उनको भी फारिग कर दिया गया था, जबकि ऑप्शंस भी नहीं कोई थे। पीपल्स पार्टी को फारिग कर चुके थे ज़ियाउल हक साहब, उसके बाद सन 88 में जो मुस्लिम लीग बनी, असेंबली बनने के बाद, पार्टीलेस इलेक्शन के बाद जुनेजो साहब को भी फारिग कर दिया, उस असेंबली को भी फारिग कर दिया। तो एक तो पाकिस्तान की बिटर हिस्ट्री जो आज तक चल रही है, वो आपने एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, IMF वगैरह का जिक्र किया, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना नदीम साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसकी ये हालिया एग्जांपल, ये जो अभी रिसेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से अगर आपने देखा कि वो जो भी हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर इमरान खान साहब ने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया साजिश का, और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, और उसकी वजह से जो आपको पता है एक्सचेंज रेट के साथ जो हुआ 182 रुपये था 12 अप्रैल को, आज 206 रुपये 207 रुपये के करीब है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर आपके इकनॉमिक पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होंगी और सस्टेनेबल होंगी। और मैं एक आपके नाजरीन को बताने के लिए IMF का चूँकि आपने जिक्र किया था, ये सोचने की बात है, लम्हे फ़िक्रिया है। 2002 में PMLQ जीतती है इलेक्शन या जितवाई जाती है, सीधा IMF के पास भागे। 2008 में पीपल्स पार्टी स्ट्रेट IMF के पास शौकत तरीन लेके गए थे। 2013 में PMLN IMF, 2018 में PTI IMF, 2022 PMLN IMF. There is the problem beyond party lines. There is a serious problem. और कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा इलेक्शन हो और आपका एक्सटर्नल फ्रंट इतना एक्सपोज हो, और सब एग्री करते हैं कि जितनी दफ़ा मैं 90s और 80s में नहीं जा रहा, जितनी दफ़ा भी हम गए हैं, कोई भी डिसएग्री नहीं करता कि जी IMF के पास जाना के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। सो देयर इज़ एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और उसकी जो स्टार्ट चीज़ है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को आपस में बैठ के इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, एंड बाय द वे नॉट जस्ट पॉलिटिकल प्लेयर्स बट इवन द एस्टैब्लिशमेंट, कि क्या पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने सोचा था क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आज हम उस अहमद बिलाल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, इमरान खान ने अपने जो लास्ट कपल ऑफ वीक्स थे या फ्यू वीक्स थे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए या जुमले इस्तेमाल किए जो आज 5 जुलाई की मुनासबत से, क्योंकि मैं साथ उसको रिलेट कर रहा हूँ, तो जो भुट्टो की प्ले बुक कहना चाहिए उससे उन्होंने लिए हुए थे। साजिश का बयानिया हो, अमरीकी ख़त का लहराना हो या कुछ और करना हो, उनको तो ख़त आया था, इन्होंने अपने इस पीर का ख़त लहरा दिया। लेकिन क्या उसके नतीजे में जो आज तक भुट्टो ज़िंदा का नारा है, इमरान खान को भी कुछ ऐसी आस है कि उनको एक सस्टेनेबल बुनियादों के ऊपर सियासी बर्तरी अपने हरीफों पे हासिल हो जाएगी? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरे ख्याल में आपने जिस तरफ इशारा किया है, ये 5 जुलाई का सबसे बड़ा सबक है। अगर कोई एक सबक किसी को सीखना चाहिए 5 जुलाई, तो वो ये है, क्योंकि उससे ज़रा पहले अगर आप याद करें तो सियासी पार्टियां जो मुखालिफ थीं, उनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इस तरह के थे, और बिटरनेस और एक दूसरे के साथ मुखालफत का आलम यह था कि वो दुश्मनी में बदल चुका था। और उनका ख्याल था कि जब तक दूसरा फरीक टोटली तबाह व बर्बाद ना हो जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे।
ये दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ ये सलूक किया हुआ था। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो तारीख का सबक यह है कि किसी का फ़ायदा नहीं होता, दोनों की बर्बादी होती है और उसके नतीजे में मुल्क की बर्बादी होती है। तो मेरे ख्याल में आज 5 जुलाई को सबसे ज़्यादा याद करने की बात यह है कि आप इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना करें, आप मुखालफत करें। और शायद दोनों को गुमान ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मुखालफत करेंगे और एक क्लियर स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे तो फिर हमारी बात, लोग हमारे पीछे लग जाएंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे, और वो करेंगे, ये बात सही है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो फिर लोग आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं, हमारा मिजाज है। तो ये ठीक है कि इमरान खान साहब के पीछे लोग लगे हुए हैं और शायद उनके पीछे काफ़ी देर तक वो लगे भी रहे और उनको एक लॉन्ग टर्म एक पाकिस्तान की सियासत में मकाम भी मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि उससे हासिल क्या हुआ, पीपल्स पार्टी को भी क्या हासिल हुआ? वो भी तो सुकड़ के आज एक रीजनल पार्टी बन गई ना। पीपल पार्टी क्या हुआ? और उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा ज़हीन और फ़तीन आदमी है, हम उससे महरूम हो गए और वो भी हमारा नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल में ये वक्ती मकबूलियत की खातिर इस किस्म की नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप सियासी मुखालफतों को दुश्मनियों में बदल दें। आप उनकी मुखालफत करें, उनको रिजेक्ट करें, उन पर तनकीद करें और उनको कोशिश करें कि वो आप उनके मुकाबले में जीत जाएं, लेकिन उनको गद्दार और दुश्मन न कहें। अच्छा मोइनुद्दीन हैदर साहब, अगर जनरल ज़िया के रोल के मुतल्लिक आपसे भी मैं जान लूँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि इतना ज़्यादा पोलिटिकल रोल देना जनरल ज़िया को उस बातचीत के अमल में, जहाँ 9 सितारों से बातचीत आगे उनकी चल नहीं थी, उसके अंदर शामिल कर लेना, उसके अंदर भी काफ़ी मसाइल थे कि आपने पोलिटिकल स्पेस बहुत ज़्यादा कंसीड कर चुके थे, जिसमें उनके लिए बड़ा आसान रास्ता था कि किसी वक्त भी आपको टॉपल करें और वो कब्ज़ा कर लें, और आपस की चपकलिश सियासी लीडरों की उसने रोल प्ले किया। अभी भी सूरत हाल उससे ज़्यादा मुख्तलिफ तो है नहीं है। एक दूसरे के साथ इमरान खान किसी मीटिंग में बैठे नहीं, वो फैटफ की मीटिंग हो, कोई और हो, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ के तो उनकी इज़्ज़त में कमी आ जानी थी, इसलिए वो मीटिंग्स में नहीं जाना पसंद किया। इवन कश्मीर के ऊपर जब आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, 35A ख़त्म हो गया, उसके लिए भी इकट्ठे बैठना मुमकिन नहीं था, तो फ़ौजी मीटिंग करते रहे, वो ब्रीफिंग देते रहे। तो ये सूरत हाल आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई मुनासिब हुई है या नुकसान का बायस हुई है? बहुत नुकसान का बायस है। और पार्लियामेंट, जिसको हम एक बहुत मुक़्तदर और अहम अदारा समझते हैं, बदकिस्मती से उसके फ्लोर के ऊपर भी कोई अच्छी आपस में मफाहमत या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए कोई मुशावरत और कोई अच्छे वहाँ पर कोई तजावीज़ पेश की जाएँ, उसका माहौल ही पैदा नहीं हुआ। और ये माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ज़्यादा जो होती है, वो जो आदमी पावर में होता है, प्राइम मिनिस्टर, ये उसके ऊपर ज़्यादा होती है। और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। हम तो इतने पॉलिटिक्स के बहुत बड़े वो नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि अगर आपने किसी सूबे में डेवलपमेंट करनी है जहाँ दूसरी पार्टी की हुकूमत है, लाइक इन सिंध, तो जब तक आप इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं करेंगे, या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट K4 का, मैच ट्रांजिट का, फलाने का, सड़कों रेलवे का नहीं चलेगा। अगर आप कराची में आते हैं और चीफ मिनिस्टर कहते हैं जी मुझे तो ना प्रोग्राम का पता है, ना किसी ने मुझे कॉपी भेजी है, ना मैं उनको रिसीव करने गया हूँ, ना मुझसे उन्हें मिलना पसंद किया है, तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना, जिसमें अच्छी माशी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर जोर देना, एग्रीकल्चर की पॉलिसी पर जोर देना, और साथ साथ जो रिफॉर्म्स करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है और कानून साजी करनी है, जब तक उनकी विलिंग कोऑपरेशन नहीं होगी, एक आप ऐसा माहौल पैदा नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट का मकसद ही फौत हो जाएगा। और फिर वो जो बात दफ़ा 35-35, 30 लॉ पास करते हैं, उस पर कौम को दिल को तसल्ली नहीं होती, इस किस्म के जो लॉ की जो एनेक्टमेंट होती है। तो ये मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगा, जो आपने सवाल पूछा है, कि अशद ज़रूरी है। पॉलिटिशियन का काम लगातार मुखालफत करना नहीं है, मुवाफ़क़त पैदा करना है, सबको एक डायरेक्शन में लेकर चलना है, ये ज़रूरी है। ज़ुबैर साहब, बाई इलेक्शन जो आ रहे हैं 20 हल्कों के ऊपर, पूरी PTI एक ही बयानिया दे रही है कि वो दूसरी फ्रीक को सपोर्ट करने के लिए कुछ
रोल अदा किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम लेकर, वो लाहौर में वो ब्रिगेडियर राशिद का नाम लेकर बार बार पीटीआई वाले बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 20 को रिजल्ट में अगर वो 20 में से 19 सीटें आपने पीटीआई को ना दी तो वो इलेक्शन आपने चुरा लेना, ये बयानिया सेट हो जाना है पहले से। तो ये क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए, अच्छी खबर नहीं, अफसोसनाक खबर होगी कि हम उस बेयकीनी से कभी निकल ही नहीं पाएंगे जिसके बाद निकलना पाकिस्तानी गरीब कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में बहुत से पॉलिटिकल प्लेयर्स आए हैं और हर एक ने शिकायत भी की है हारने की सूरत में। जब इलेक्शन जो भी होता है, जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ा बहुत शोर मचाती हैं। लेकिन लेट मी बी ब्लंट अबाउट इमरान खान। इमरान खान जैसी एग्जांपल पाकिस्तान की 75 साल में नहीं मिलती। अभी भी जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो सिंपल सी डिमांड है कि इलेक्शन करवाते हैं, जनरल इलेक्शन। लेकिन ही वांट्स जनरल इलेक्शन जिसमें ना सिर्फ वो जीतें बल्कि 2/3 मिले, और अगर नहीं मिलेगा तो वो फिर डी चौक पे बुला लेंगे। मसला सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये है कि इमरान खान को कैसे सेटिस्फाई करना है। इसी तरह से ये जो बाय इलेक्शन है, अब वो पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि ताकि उनका जो नैरेटिव बने 17 जुलाई के हवाले से कि रात को जब इलेक्शन आए कि अगर तो उनको उस हिसाब से, आप 19 कह रहे हैं, शायद वो 18 पर खुश हो जाएंगे या 17 पर भी खुश हो जाएंगे, बट मतलब उनको मेजॉरिटी चाहिए और बड़ी ज़बरदस्त मेजॉरिटी चाहिए उस 20 सीटों में। और अगर नहीं मिलेगी तो उन्होंने वही शोर मचाना है जो वो हमेशा से मचाते रहे। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जी 2018 में जब PMLN ने शोर मचाया था तो हमने तो इस तरह से 2013 में भी मचाया था। एक तो डिफरेंस की बात होती है। 2018 में पंजाब जो बैटल ग्राउंड है, वहाँ सब धांधली होने के बाद, सब कुछ होने के बाद PMLN के सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें निकली थी। 2013 में हमारी 186 थी, इनकी 33 थी, और शोर ऐसे में चाह रहे थे, और जिसमें कुछ 60-70 सीटें ऐसी थी जिसमें 70,000 से लेके 1 लाख का डिफरेंस था वोट काउंट में बिटवीन PTI एंड PMLN। लेकिन शोर और वेला ऐसा मचाया है कि जी 2013 में वो बयानिया क्रिएट किया कि जी वो 4 हल्के खुलवा दें। भाई आप शहजादे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, 4 हल्के आपके क्यों खुलवा दें? ANP के 1 हल्का क्यों ना खुलवाएं? पीपल्स पार्टी के 2 हल्के क्यों ना खुलवाएं? JUIF के ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल साहब, ये जो बाई इलेक्शंस हैं, अगर इसका एक जायज़ा लिया जाए 20 हल्कों का, आपने अगर नज़र डाली हो तो आपको ट्रेंड क्या नज़र आते हैं? इन पे किसका पलड़ा भारी है? कौन सी जमात इसमें अक्सरियत हासिल कर सकती है? बहुत से तो इंडिपेंडेंट्स थे जो दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं नून लीग के टिकट के ऊपर, तो आपको नताइज किस तरह के नज़र आते हैं? देखिए, जो हालात PTI की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद पैदा हुए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो PTI के हक़ में है। यानी एक रिसर्जेंस है PTI के हक़ में। ये कितने दिन चलेगी, क्या बाई इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी या नहीं, मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन ये जो इलेक्शन होते हैं ना जी, बाई इलेक्शन, सूबाई असम्बली के इलेक्शन, कौमी असम्बली के इलेक्शन, इनमें से कौमी सतह की डेवलपमेंट्स हमेशा अफेक्ट नहीं करती। वो जो लोकल कंसिडरेशंस होती हैं ना, वो बाज़ का डोमिनेट करती हैं, अक्सर औकात करती हैं। तो इनमें आपने जो इंडिपेंडेंट लोगों का जिक्र किया था, तो ये 20 में से गालबन 11 नशिस्तें ऐसी हैं जिनमें वो लोग जीत के आए थे जो PTI के नाम पे नहीं जीते थे, वो इंडिपेंडेंट जीते थे, और उन्होंने PTI के लोगों को भी हराया था और PMLN के भी उम्मीदवार थे जहां उन्होंने हराया था 2018 में। तो ये बाद में तो जहांगीर तरीन साहब के और वो जहाज़ के चलने का जो जादू था, उसके बाद ये फिर PTI में आए थे। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि इनकी, इसका मतलब ये है कि अपना असर और रसूख काफ़ी है इन हल्कों के अंदर। अब अगर PMLN का असर और रसूख भी इनमें शामिल हो जाए तो लॉजिकली तो ये कहते हैं कि इनमें उनका पल्ला भारी होना चाहिए। लेकिन जो तब्दीली आई है PTI की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद से, और इमरान खान साहब की जो कैंपेन चल रही है, और अभी जो आइंदा चंद दिनों में इमरान खान साहब इन हल्कों में जाके एक कैंपेन चलाएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में कहना ज़रा मुश्किल है। तो मतलब इन द सम टोटल ये है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, बड़ी क्लोज फाइट होगी।
और अल्लाह करे ये पीटीआई की सियासत में माजी के 2013 और 18 के इंतखाबात में अहमद साहब एक कमज़ोरी ये नज़र आती थी कि इमरान खान बीइंग ए पॉपुलर फिगर क्राउड पुलर थे, अच्छे बड़े तगड़े जलसे करते थे, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर उनकी पार्टी की तंजीम कमज़ोर होने के सबब वो वोटर्स में पूरा 2013 में भी कन्वर्ट नहीं हुआ और 2018 में भी अगर कहें तो नून लीग को इस पर एडवांटेज है वोटिंग डे के ऊपर। अभी उसमें कोई तब्दीली है या अभी भी वैसी ही सूरत हाल है? नहीं, अब मेरे ख्याल में तब्दीली है और वो तब्दीली पीटीआई के हक में है। लोकल तंजीम अगर इतनी मजबूत ना भी हो तो लोगों का अपना वॉलंटियरिज्म इतना ज़्यादा है, लेकिन आप जिस तरफ इशारा करें वो गालबन ये है कि इलेक्शन को कंडक्ट करने की एक साइंस होती है। उस साइंस में पीएमएलएन को बर्तरी हासिल है, अभी भी हासिल है। वो पीटीआई ने कुछ सीख ली है 2018 और 13 के तजुर्बे के बाद, लेकिन पीएमएलएन को उसमें बर्तरी हासिल है। लिहाजा ये बहुत क्लोज सा मामला है, बहुत मेरे ख्याल में बहुत ही बारीक बीनिंग के साथ ये मुकाबला होगा दोनों का। जनरल मोइन साहब से ही पूछते हैं, जनरल साहब क्या रोल होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन प्रोसेस के अंदर? 2013 में भी इल्ज़ामात थे, 2018 में भी इल्ज़ामात थे, बल्कि उससे 71 से शुरू कर लें, उसके बाद वाले जितने 77 के इंतखाबात में भी ये इल्ज़ाम, उसके बाद भी ये इल्ज़ाम, किसी में भी ख़त्म नहीं हुआ। 70 के इंतखाबात में जो निस्बतन कम इल्ज़ामात थे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हाँ ये सबसे ज़्यादा उसी पे थे। उसके बाद पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया जी। ये 2 लाख तो इसलिए हुआ ना कि वो वहाँ पर अवामी लीग जो थी उसने स्वीप किया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की किसी जमात ने वहाँ पर कोई तंजीम साजी नहीं की थी, कोई मेहनत नहीं की थी उसकी वजह। वो एक पॉपुलर लीडर था अपने इलाके का, तो इसलिए हुई। लेकिन इलेक्शंस के ऊपर उंगलियाँ ऐसा नहीं उठी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बहुत अनड्यू रोल अदा किया है टू चेंज दी रिजल्ट, और इतने बड़े रिजल्ट चेंज हो भी नहीं सकते थे। उनको तो निस्बतन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बेहतर इलेक्शन समझा जाता है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख कम से कम था। अब जनाब ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात, जिस तरह अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा, ये नॉर्मली जो पार्टी इन पावर होती है जहाँ पर उसको एडवांटेज हासिल होता है। अभी ऐलान किया गया है कि 100 यूनिट जो खर्च करेगा बिजली के, उसका तमाम जो है बिल वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। इसके अलावा भी और बहुत से इस तरह कंसेशन दिए जा रहे हैं। तो ये कोशिशें जो इस किस्म की होती हैं, इनका असर काफ़ी वोटर्स पर पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन ये बात सही है कि बहुत लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के जलसों में आते हैं। अब उनको वोट्स पे कन्वर्ट करने का इनके पास साइंस है कि नहीं, इन्होंने सीखा है कि नहीं सीखा है। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो इन्होंने सीखा होगा तजर्बे से। तो मुकाबला सख्त होगा और हम उम्मीद करते हैं कि, लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें पीटीआई को कुछ ना कुछ नशिस्तों तो मिलेंगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टीज जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट को तस्लीम करेंगी और उस पर झगड़ा नहीं करेंगी। आपने पूछा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, बेस्ट थिंग इस्टेब्लिशमेंट कैन डू इज टू रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल, और पुलिस और दूसरे अदारे, रेंजर्स अगर इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रिक्टली वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना करें इस पे बाद में उंगली उठे। लोग पहले ही इस बात से शाकी और परेशान हैं और इसमें फर्दर कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की सुबकी हो या कहें कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इंटरफियर कर रही है। दुरुस्त है। वो हमारे जुबैर साहब से बेहतर होगा। जुबैर साहब, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन प्रोसेस की, या आप हुकूमत वक्त हैं, आपका सबसे बड़ा इम्तहान यही होगा कि उसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, कोई उंगली ना उठा सके। फ़ौज को भी लगाना है तो आप सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे लगाएं, कहीं पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो आरटीएस बंद हो गया या रिजल्ट मैनेजमेंट बंद हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। नज़र आना चाहिए हमें कि साफ इलेक्शन हो रहा है। एक तो मैं जनरल साहब से आपने जो सवाल पूछा था, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि जनरल साहब क्या जवाब देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है मुख्तलिफ इलेक्शंस में। तो उस पर उन्होंने शायद जान के कमेंट नहीं किया। जनरल वो बात करते रहे, क्योंकि जब तक आप पीछे से सबक नहीं सीखेंगे कि क्या होता रहा है, तो आगे आइंदा आने वाले ये बाई इलेक्शन हों या जनरल इलेक्शंस हो, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है
क्या सबने सबक सीख लिया है कि जी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि कितनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस होती थी और बहुत से इलेक्शंस में हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक इलेक्शन, बट जनरल मुशर्रफ से मुबश्शिर लुकमान ने इंटरव्यू लिया 2002 इलेक्शन के बाद और उनसे पूछा कि इमरान खान के साथ आपका किस बात पर झगड़ा हो गया था। तो जनरल मुशर्रफ अब ये टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इमरान खान मांग रहा था 90 से 100 सीटें, मैंने उसको ऑफर की थी 8 से 10। अभी आप इमेजिन करें कि इंटरफेरेंस, मतलब इससे ज़्यादा तो ब्लंट कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब हम जाहिर है जनरल मुशर्रफ बीमार हैं तो हम उस तरह से नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहते, बट मैं सिर्फ एक हवाला देना चाह रहा था कि किस तरह से और उस पर फखरिया अंदाज में टीवी इंटरव्यू में भी बताया गया कि इमरान इतना मांग रहा था और मैंने उनको ऑफ़र की थी। भाई आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, आपके पास कोई रोल होना ही नहीं चाहिए था ऑफ़र करने का। सो अगर उस वक़्त के इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने शदीद इजहार किया भरमी का कि जी ये इलेक्शन को रिग किया गया, तो फिर किसी को हैरान भी नहीं होना चाहिए कि किस तरह से किया जाता था। अब आई होप एवरीवन हैज़ लर्न द लेसन। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उसमें छोटी वोटी, ज़ाहिर है आपको पता है वो तो ट्रंप ने भी इतना हंगामा मचा दिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लास्ट ईयर, तो वो तो सेटिस्फाई होना हर एक के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक विद इन अ रेंज अगर एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ द प्रोसेस या कोई प्लानिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे डस्का हुआ था। डस्का का जो इलेक्शन था, बाय इलेक्शन था, उसमें बाद में रिपोर्ट भी आई इलेक्शन कमीशन की और किस तरह से उसको रिग करने की कोशिश की गई थी। एटलीस्ट उस लार्ज स्केल पर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इसको ऑल अक्रॉस, और अगर हार जाते तो क्या हो गया, हार गए, जीतने पर खुशी होनी चाहिए और पूरा जज्बा होना चाहिए जीतने का। लेकिन जैसे अभी जनरल साहब ने ये फरमाया था कि जी हम उस हद तक अगर चले जाते हैं कि एक दूसरे को तो बिल्कुल ही पछाड़ना है। एक जुमले में कहूँ कि ऑर्गेनाइज्ड कोई प्लान नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो लोकल लेवल के ऊपर तगड़ा कैंडिडेट इन्फ्लुएंस करता है उस प्रोसेस को, उससे मैं इख्तलाफ नहीं आपकी बात से करता, लेकिन ऑर्गेनाइज प्लान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जोर रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं होनी चाहिए किसी की जानब से भी। ब्रेक ले लें, ब्रेक इस पर और बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, जब आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की प्राइसेस $103 के करीब आ गए हैं। पाकिस्तान में आपकी हुकूमत अगर IMF से जल्दी मामला तय कर ले तो हो सकता है जी, क्रूड की तो हो सकता है कि रुपए को इस्तेहकाम देने के लिए IMF से जल्दी एग्रीमेंट आपकी और हमारी सब के लिए एक अच्छी खबर बन जाए। कितनी देर अभी और है जब ये कन्फ्यूजन दूर होगी? अब सुना है उन्होंने कंडीशन लगाई है कि वो करप्शन वाले जो लॉज हैं वो भी इनेक्ट करें, उनके भी ट्रांसपेरेंसी लाएँ, फिर आपको कर्जे की किस्त जारी होगी। नहीं, मेरा ख्याल है लॉज इनेक्ट करना तो बड़ा लंबा काम है। आई थिंक उनको एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर चाहिए कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम IMF के पास जाते हैं तो वो तमाम एरियाज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि आप फिक्स कर रहे हैं अगर, तो उसमें करप्शन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पाकिस्तान का करप्शन का इंडेक्स इमरान खान के ज़माने में 140 तक पहुंच गया था, तो जाहिर सी बात है कंसर्न तो जो भी कोई बाहर के लोग होंगे उनका होगा कि सारे गेंस, इकनॉमिक गेंस जो हैं वाइप ऑफ हो सकते हैं अगर आपकी कंट्री में करप्शन बढ़ती हुई उनको नज़र आए। और तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ख़ास तौर पर इन द बैकग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट पासिंग द नैब लॉज टू अनडू द नैब लॉज रादर मोस्ट ऑफ देम, तो वो उनका कंसर्न तो है। मेरा ख्याल है इट इज़ अराउंड द कॉर्नर, मैं ये कहूँगा कि तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी और उसके बाद थोड़ा सा हमें क्या आपकी पार्टी की इंटरनली कोई गेम तो नहीं चल रही? लगता यह है कि मिफ्ता साहब और डार साहब इसके हवाले से भी पार्टी दो हिस्सों में, दो आरा में तकसीम है। नहीं, दो आरा होना तो मेरा ख्याल है कोई ख़राबी भी नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जनरली, और ख़ास तौर पर इतने मुश्किल फाइनेंशियल हालात में कंसर्न तो होता है कि जी किस तरह से किया जाए, क्या IMF की तमाम शराइत मान ली जाएं या नहीं मानी जाएं, और अगर नहीं मानी जाएंगी तो उसके फिर उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं।
तो उस पर उस हद तक मेरा ख्याल है टू मच इज़ रेड कि डार साहब और मिफ्ता के दरमियान। मैं लंदन में था अभी लास्ट वीक, डार साहब से मुलाकात भी हुई थी और उनका आने का इरादा भी है वापस। तो डार साहब इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग मिफ्ता। ज़ाहिर है उनका अपना तजर्बा है और उन्होंने ही हैज़ डिलीवर्ड इन द पास्ट, तो वो समझते हैं कि वो राय भी दे सकते हैं और अच्छी सजेशंस भी दे सकते हैं, और जिसको मिफ्ता के लिए वेलकम करना कोई मसला नहीं है। पब्लिक डिबेट अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जनरल मोइन साहब, अहमद बिलाल साहब, आप सब के लिए आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।